Dear students, myself Naveed Ahmed, or I am your biology teacher for grade 12. Today we are going to study chapter number 20, chromosome and DNA. इस लेसन के अंदर हम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किए, इनमें डिफरेंट स्पीशीज़ में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सब क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स किस बेस पे होती है, कैसी होती है, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स लफ्ज़ क्रोम और सोम से बना हुआ है। अब देखिए, लफ्ज़ जो क्रोम है इसका मतलब होता है कलर। इसका मतलब क्या है? कलर। और लफ्ज़ सोम का मतलब आप जानते हैं, हम इसे बॉडी कहते हैं। तो ये कलर बॉडीज़ होती हैं। ये कलर बॉडीज़ हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, हम सेल को स्टेन करते हैं, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टेन कर रहे होते हैं, तो उसमें ये कलर बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं। सो इसलिए हम इन्हें क्रोमोसोम के नाम से मेंशन किया गया। तो ये डिवाइड जो सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर जस्ट अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम को डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जैसे एक धागा होता है, बिल्कुल उस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जस्ट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब अपीयर होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होते हैं, यानी कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है सिर्फ उसी वक्त अपीयर होना है, और नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर ये अपीयर नहीं होते। ठीक है, यानी कि अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जो साइंटिस्ट जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग। एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या है? वाल्टर फ्लेमिंग। ये जो वाल्टर फ्लेमिंग है इसने 1882 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, 1882 के अंदर। और इसने कहाँ से डिस्कवर किया था? अब देखिए, स्लैमेंडर एक ऐसा एम्फीबियन है जो लिजर्ड लाइक होता है, जैसे वो न्यूट्स हैं, वो भी लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस हैं। स्लैमेंडर का लार्वा बहुत जल्दी से डिवाइड कर रहा था। वो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, क्योंकि ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट यू नो दैट जो एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं, तो ये स्लेमेंडर लार्वा ये भी उसकी डेवलपमेंट को पढ़ रहा था, यानी कि किस तरह से उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स यानी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो बनते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्लेमेंडर लार्वा के जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स थे, उन सेल्स के अंदर सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने ये कलर बॉडीज डिस्कवर की, और इन कलर बॉडीज को, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से मेंशन किया गया। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स के अंदर हैं? डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, जब सेल डिवाइड करता है। जबकि इफ यू टॉक अबाउट द नॉन डिवाइडिंग सेल्स, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं। अब देखिए, ये इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई है वो कौन से साइंटिस्ट ने की और कहाँ से की, क्या वो स्टडी कर रहा था, और ये क्रोमोसोम्स कौन से सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं? जस्ट एंड ओनली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स का मीन यानी कि कलर बॉडीज हम इनको कह लेते हैं। अब एग्जिस्टेंस मतलब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। These exist in all eukaryotic cell। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके नंबर की बात करें तो इनके नंबर में हम कहते हैं पेनिसिलियम, इसमें ओनली 1 पेयर है। और यू नो दैट पेनिसिलियम एक फंगस का नाम है, जबकि फर्न्स ये प्लांट है, और प्लांट में 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। जबकि मॉस्किटो आप जानते हैं
इसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स हैं। हनी बी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स हैं। कॉर्न इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं। शुगर केन गन्ना जिसे हम कहते हैं इसमें 80 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रॉग इट हैज़ ओनली 26 क्रोमोसोम्स, जबकि माउस के अंदर 40 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, यानी कि ये अलग स्पीशी है, ये अलग है, ये डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं। डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या हैं, डिफरेंट है। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, वो ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, एक स्पीशीज से लेकर दूसरी स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट मौजूद होते हैं। एक बात याद रखिएगा, साइज मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे हनी बी, मॉस्किटो, ऑलमोस्ट इनका साइज मॉस्किटो का छोटा है तो उसमें 6 क्रोमोसोम्स हैं, हनी बी का थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें 32 क्रोमोसोम्स है। जबकि कॉर्न, आप ये जानते हैं मकई को हम कहते हैं, वो प्लांट है और उतना ह्यूज प्लांट है, मतलब बड़ा प्लांट है एज कम्पेयर टू हनी बी एंड मॉस्किटो, उसमें जस्ट ओनली 20 क्रोमोसोम्स है। तो साइज डजंट मैटर, ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डजंट मैटर। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा कहते हैं कि ये हर स्पीशी की एक डिफरेंट करैक्टर है, और डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर ये बात की जाए कि एक स्पीशी के अंदर तमाम मेंबर्स के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इन अ वन स्पीशी, सिंगल स्पीशी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं तमाम मेंबर्स में नॉर्मल कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर होता है। यानी कि लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन, अगर मैं इंसान की बात करता हूं, तो इंसान की बात की जाए तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। आप जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स जो हैं ये पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास 23 पेयर्स मौजूद हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब जितने भी इंसान दुनिया में मौजूद हैं, तमाम के तमाम इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि तमाम के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। बल्कि जब मैं ऐसे बात करूं कि इंसान और कोई दूसरी स्पीशी की बात कर ली जाए, चिंपैंजी की बात कर ली जाए, तो उसमें 48 क्रोमोसोम्स हैं। तो बाज़ का हो भी सकता है कि यानी कि स्पीशी टू स्पीशी भी सेम हो, लेकिन उनकी कैटेगरी, उनका स्ट्रक्चर, उनका फिजिकली एक दूसरे से क्या होंगे, वेरिएशन कॉज करेंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि ये स्पीशीज टू स्पीशी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक स्पीशी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है। अब एक बात बताइए मुझे, क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो यूनिट है वो हमारे पास जीन है। तो इट कंटेन्स जीन्स, इसमें क्या मौजूद है, जीन्स। अब जो जीन्स हैं कितनी को मौजूद होती हैं, दीज आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, मतलब ये सैकड़ों की तादाद में भी हो सकती हैं या फिर थाउजेंड्स की तादाद में भी एक क्रोमोसोम पे हो सकती हैं, ओनली ऑन अ वन क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम्स के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मौजूद हैं, या फिर ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा जीन्स मौजूद हैं, इन तमाम जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, या इटसेल्फ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो किससे रिलेट करेगी, दैट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू देयर डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी किस तरह से डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे, और फिर उसके बाद फिर उनमें फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो बॉडी के फंक्शंस और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का और डेवलप होना और फिर उनका फंक्शन परफॉर्म करना, इन तमाम की इंफॉर्मेशन इनकोडेड है जीन्स के अंदर। और ये जीन्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती हैं, और यही क्रोमोसोम्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये क्रोमोसोम मिस हो जाए या फिर इसका कोई पार्ट मिस हो जाए, इफ देयर इज क्रोमोसोम्स यानी कि लॉस हो जाता है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, या फिर उसका कोई पार्ट लॉस हो जाता है,
कंप्लीट क्रोमोसोम्स, या फिर उसका कोई हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा लॉस हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो इसकी वजह से सीरियस डिजीज डेवलप हो सकती है। डिजीज कह सकते हैं, सिंड्रोम्स डेवलप हो सकते हैं। सिंड्रोम प्लस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आमतौर पर इट कैन लीड्स टू डेथ, इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो अगर तो हम बात करें इसके मिसिंग पार्ट की, अगर एक क्रोमोसोम या फिर उसका छोटा सा हिस्सा कहीं पे लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, तो उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ये डेवलपमेंट और फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होंगे। जब ये नहीं परफॉर्म होंगे तो उसकी वजह से डिजीज, सीरियस डिजीज, डिसऑर्डर्स, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ, ये डेथ की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल की बात की जाए तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि तमाम क्रोमोसोम्स बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर मौजूद हों, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हों। तो अगर तो आपने ये डिफरेंट डिस्कस किए हैं सिंड्रोम्स, लाइक दैट टर्नर सिंड्रोम है एक, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज है, आपने लास्ट चैप्टर 19 में डिस्कस भी की। दैट इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी क्रोमोसोम्स नंबर लॉस या इजाफी आने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स की टाइप्स कितनी हैं, यानी कि हम किस तरह से इनको एक दूसरे से वेरिएट कर सकते हैं, और ये क्रोमोसोम होते कैसे हैं कैसे। तो बात करें टिपिकल क्रोमोसोम्स की, तो उसकी पहले टाइप्स के मुतालिक हम बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम एक टिपिकल क्रोमोसोम की बात करें तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम है इस तरह से, दैट इज अ वन टिपिकल क्रोमोसोम। लेकिन यू नो दैट इसकी ये एरिया जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन बास का एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी मौजूद होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद है एंड इट इज अगेन, और ये अगेन यहाँ से एक और स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है इस तरह से। तो दो तरह की कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें हो सकती हैं, एक यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और एक और भी बन सकती है। अब जो पहले मौजूद है, फर्स्ट वन है, दैट इज नॉन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से मेंशन किया हुआ है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट वन, पहली, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है ये एरिया, कॉन्स्ट्रिक्शन हमसे कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी मौजूद है। जब एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद है, दैट कैन बी नेम्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, दैट कैन आल्सो बी नोन एज सेंट्रोमर, इसको हम सेंट्रोमर भी कहते हैं। यानी कि ये क्रोमोसोम्स का आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वो एरिया होता है जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जो हैं वो लिंक होते हैं, तो ये एरिया सेंट्रोमर भी कहलाता है। यू नो दैट के बाज़ इसमें एक डीएनए मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है एक डीएनए। इस डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से मेंशन किया, सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है बेसिकली ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए है, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, जस्ट यहाँ पे एग्जिस्टेड है, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, 1000 टाइम्स या मेनी 1000 टाइम्स, इट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए ये कोई काम नहीं करता, ऐसा ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए होता है। ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे हेड्स पे इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इसको कवर करते हैं दोनों साइड्स पे। ये जो स्ट्रक्चर्स इसको कवर अप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टीलोमर्स। इनको हमने टीलोमर के नाम से मेंशन किया। टीलोमर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स की एंड कैप्स होती हैं, और ये एंड कैप्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए होती हैं। ये जो है ये एंड कैप होती हैं, मतलब इसके एंड पर मौजूद होती हैं, और इनका भी जो डीएनए मौजूद होता है इसके अंदर वो भी नॉन ट्रांसक्राइबिंग होता है, उसके अंदर भी ऐसा कोई भी जीन या फंक्शनल डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता।
ये टेलोमर्स जो है वो इसकी कैप्स पर मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो एक एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब ये सिंगलेट क्रोमोसोम है, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसी की जब डुप्लीकेशन होती है तो उसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के नाम से मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन होती है तो यही क्रोमोसोम्स इस तरह की अपीयरेंस जो है वो शो करता है, यानी कि इसमें दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये एक क्रोमेटिड इस तरफ है, जबकि इसी के साथ इसका रेप्लिकेटेड पार्ट होता है। ये जो रेप्लिकेटेड पार्ट है दैट इज एन अदर क्रोमेटिड्स, ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम के अंदर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में, यानी कि एक क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स क्या है? क्रोमेटिड इसका ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो हिस्सा होता है, ये आम हम कह सकते हैं इसका, ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जब रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करने के बाद अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ में एक और स्ट्रैंड बनाते हैं, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज क्रोमेटिड। एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, सेम एज इट इज। इसका ये जो रीजन है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सेंट्रोमर का नाम दिया हुआ है। ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्रोमोसोम्स के यहाँ पे डिस्क लाइक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये जो डिस्क लाइक प्रोटीन्स होती हैं इनको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाज़ का हम इसे काइनेटोकोर प्रोटीन्स के नाम से मेंशन करते हैं। काइनेटोकोर आप ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उन प्रोटीन्स को हमने काइनेटोकोर प्रोटीन्स का नाम दिया है। इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ क्या अटैच होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। बाद में जाके आप देखते हैं कि ये और भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट इनके साथ होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल क्रोमोसोम्स है और इसे हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के नाम से मेंशन करते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और इस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कैरियोटाइप की। देखिए कैरियोटाइप की जब हम बात करते हैं तो कैरियोटाइप एक ऐसा सिस्टम है, या ऐसे आप कह सकते हैं एक टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स शो करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इसमें हम कहते हैं पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के खास किस्म के पर्टिकुलर एरे शो कर रहे हैं इन एन इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल के अंदर। एक जानदार की हम बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे पास क्रोमोसोम्स हर सेल्स में मौजूद हैं। अब एक सेल को हम निकालें, उस सेल की क्रोमोसोम्स को सेपरेट करें। अब उस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरे बन जाएंगे, यानी कि खास किस्म की डायग्राम हमारे पास अपीयर हो जाएगी। ये जो खास किस्म की डायग्राम अपीयर होती है दैट इज नॉन एज कैरियोटाइप, इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। अब जो कैरियोटाइप है इसमें हमने देखना ये है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह से हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो किस बेस पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो दैट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। वो अपने साइज की बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, वो अपने स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं। स्टेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम उसको जो कलर देते हैं वो कलर देना, यानी कि उसकी बेस पे भी वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। सेम एज इट इज पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर की जो पोजीशन है उसकी बेस पे हम उसको डिफरेंट दे सकते हैं, यानी कि जो सेंट्रोमर की पोजीशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। अब उसके जो लेंथ ऑफ आर्म्स है वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। लेंथ ऑफ आर्म्स यानी कि जो उसके ये सेंट्रोमर है, सेंट्रोमर के ऊपर और नीचे जो आर्म है, बाजू है, उसमें भी वेरिएशंस आ सकती हैं। सो ये वेरिएशन शो कर सकता है। ये हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, कि वन क्रोमोसोम्स कैन वेरिएट फ्रॉम डिफरेंट अपॉन द साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, लेंथ ऑफ आर्म
इनकी बेस पे एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से डिफरेंट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम उसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे तो हम इनको साइज, ट्रेनिंग प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी के बेस पे हम एक दूसरे में डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर हम बात करें कैरियोटाइप की, तो ये एक इंडिविजुअल के तमाम सेल्स में सिमिलर है, लेकिन एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में वो जो डिफरेंसेस आएंगे, दैट मार्क डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीशी टू स्पीशी, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशी में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से होंगे? कैरियोटाइप की वजह से। उससे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन द सिबलिंग्स ऑफ वन फैमिली, यानी कि अगर हम एक फैमिली की बात करूं, मैं अपने भाई बहनों की बात करूं, तो उनके अंदर भी डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, यानी कि वो भी एक दूसरे में डिफरेंसेस शो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशन जो हैं वो ला सकते हैं। अब अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर की बेस पे हमने डिफरेंट तरह से उनको क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी एक्रोसेंट्रिक, यानी कि ये एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं। दैट कैन बी मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक भी हो सकते हैं। सब मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक भी हो सकते हैं। सब मेटासेंट्रिक, दैट कैन बी टीलोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें डिफरेंट तरह की उसकी शेप जो है वो आ सकती है। याद रखिएगा, एक्रोसेंट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम है उसका जो टेल है, यानी कि एक आर्म है, वो सेंट्रोमर के जो उसके मिड है उसके करीब करीब होगा, उसके करीब करीब होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नियर द एंड मौजूद है। यहाँ पे जो इसका सेंट्रोमर है दैट एग्जिस्टिंग नियर द एंड, वो एंड के करीब करीब जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि मेटासेंट्रिक की बात करें तो जो उसका सेंट्रोमर है दैट इज बिल्कुल उसके सेंटर में मौजूद है। अगर तो उसका सेंट्रोमर उसके सेंटर में मौजूद है तो दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब नियर द मिड के बिल्कुल करीब करीब मौजूद हो। जब नियर द मिड मौजूद है तो वो कौन सा है? सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट मिड के करीब है, मिड में नहीं है लेकिन मिड के करीब है। तो अगर तो ये मिड के करीब है तो दैट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। एंड इफ इट इज एट एंड, और अगर तो ये क्रोमोसोम्स का यानी कि सेंट्रोमर जो है बिल्कुल एंड पे मौजूद है तो दैट कैन बी नोन एज टीलोसेंट्रिक। हम इसको अगर वर्ड्स में लिखें तो हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक जो है ये नियर एंड मौजूद है, यानी कि एंड पर इसका सेंट्रोमर मौजूद है। और अगर हम देखें एट मिड, तो मिड में मौजूद हो तो कौन सा है? मेटासेंट्रिक। और अगर नियर मिड यानी कि बिल्कुल सेंटर में, उसके बिल्कुल मिड के दरमियान में मौजूद है तो वो सब मेटासेंट्रिक है। और अगर एट एंड है, उसके बिल्कुल एंड पे मौजूद है तो वो कौन सा है? टीलोसेंट्रिक है। स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स जो हैं जब ये मेटाफेज की स्टेज में होते हैं तो इनका डिफरेंट शेप भी हो सकती है। यानी कि अगर हम इसे मेटाफेज देखें तो ये बिल्कुल अपीयरेंस और देंगे, उस वक्त हम इसकी कैरियोटाइप जो है वो प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द एनाफेज, जब एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज पे इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मेटाफेज पे शेप और तरह से है, एनाफेज पे शेप और तरह से है। और जो एनाफेज है उस वक्त जो इसकी शेप हो सकती है वो आई, जे और वी शेप जो है वो हो सकती है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। जैसे कि यहाँ पे अगर सेंट्रोमर अटैच हुआ है तो उसको खींचेगा इस तरफ भी और यहाँ पे भी, और इसकी बात करें तो यहाँ पे। तो जब जब सेंट्रोमर इसको ऐसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ तो इनकी शेप जो है वो आई, जे एंड वी की तरह भी हो सकती है। होप सो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। इसमें बहुत से पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड, उनकी टाइप से रिलेटेड और कैरियोटाइप से रिलेटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स बने किस तरह से होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।